हम जनरली जब वायलेंस और केओस की बात करते हैं तो दूर होने वाला वायलेंस और केओस हम पर शायद असर न करे, लेकिन ये हमारी अपनी कंट्री में हो रहा है। ये हो रहा है इंडिया में। There's been widespread condemnation of the violence in northeastern Indian state of Manipur. Manipur is burning. India's northeastern state of Manipur is making headlines. हमारे इंडिया की फेमस एथलीट मेरी कॉम भी यही मणिपुर से आती है। उन्होंने भी अपने स्टेट के लिए आवाज उठाई। उन्होंने लिखा मणिपुर इज बर्निंग। अब अपील कर रही हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सिचुएशन को जल्दी से जल्दी कुछ करे, ये स्टेप ले और पीस हो जाए। दोस्तों, अब न सिर्फ वायलेंस कई महीनों से चल रही है, बट एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। 4 मई को हुए एक इंसिडेंट की फुटेज 18 जुलाई को वायरल होती है। डजन्स ऑफ मेन परेडिंग एंड असॉल्टिंग 2 women, स्ट्रिपिंग देम नेकेड। 26 सेकंड का ये वीडियो है। सिर्फ 15 साल के लड़के हैं which are groping and sexually attacking women from the Kuki tribe. 78 डेज लगे इंडिया को जागने और मणिपुर की असली सिचुएशन को समझने के लिए। मणिपुर 3 मई से जल रहा है। वायलेंस ने अब तक 145 जाने ली हैं। फिगर ये भी सामने आई है कि लगभग 60,000 कुकीज बेघर कर दिए गए एंड दे हैव माइग्रेटेड टू अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा, और यहाँ अब वो रेफ्यूजीज हैं। दोस्तों, ये इंसिडेंट्स क्यों हुआ, मणिपुर इतने महीनों से क्यों जल रहा है और क्यों इतने महीनों तक एक साइलेंस है पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं मणिपुर के पास्ट से। Manipur is one of the 7 sister states of the northeast India, located near the Myanmar border. यहाँ का रीजन बहुत ही डाइवर्स है, अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। मणिपुर में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, दैट इज 53%, वो मेते कम्युनिटी की है। ये मेते कम्युनिटी इम्फाल और वहाँ की वैली में रहते हैं। इसके अलावा मणिपुर में हिल्स हैं, पहाड़ हैं, वहाँ पर रहती है कुकी कम्युनिटी। कुकी communities along with the other tribal they form almost 40% of the population, जिसमें नागास भी आते हैं। प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है जब मेती कम्युनिटी को हाई कोर्ट ने शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड करने का ऑर्डर दिया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया एंड द क्लैशेस ब्रोक आउट। लेकिन ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। इसको समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हिस्ट्री के अंदर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक कॉम्प्लेक्स प्री कॉलोनियल, कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री रखता है। यहाँ के चैलेंजेस बहुत लेयर्ड हैं। यहाँ की ज्योग्राफी एंड पॉलिटिक्स बहुत ही हाईली कंटेस्टेड है विद ट्राइबल आइडेंटिटीज। नॉर्थ ईस्ट एरिया में अराउंड 220 एथनिक कम्युनिटीज रहती हैं एट इक्वल नंबर ऑफ डायलेक्ट्स आर बीइंग स्पोकन। द हिली एरियाज ऑफ द स्टेट लाइक अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड नागालैंड आर कंप्लीटली इनहेबिटेड बाय द नेटिव एथनिक कम्युनिटीज, जिसके अंदर कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी पाई जाती है। रीजन्स पॉपुलेशन रिजल्ट्स फ्रॉम एंशिएंट एंड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ माइग्रेशंस। और ये माइग्रेशंस कहाँ से हुए? ये माइग्रेशन तिब्बत, इंडो गैंजेटिक इंडिया, हिमालयाज, प्रेजेंट डे बांग्लादेश और म्यांमार से हुए। ये कब हुए और हिस्ट्री में इसका एक लॉन्ग चैप्टर है, और इसीलिए यहाँ पर इतने एथनिक डिमांड्स बहुत ही पावरफुल हैं। इन्हीं एथनिक डिमांड्स के चलते नंबर ऑफ स्मॉलर स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट में क्रिएट किए गए। द लार्जर टेरिटरी ऑफ द स्टेट ऑफ असम वाज डिवाइडेड इनटू नागालैंड इन 1963, फिर मेघालय बना इन 1972, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम came into existence in 1987. The only land connecting the northeast with India is a small narrow corridor, जिसको चिकन नेक भी कहा जाता है। यही वो कॉरिडोर है जहाँ से नेचुरल रिसोर्सेस, ऑयल, गैस, टी, इकोनॉमी, कल्चर सब कुछ फ्लो होता है। और यही कॉम्प्लेक्स कल्चर और एथनिसिटीज के चलते यहाँ पर कुछ स्पेशल लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं लाइक द 6th शेड्यूल एंड द आर्टिकल 371A, which seeks to protect the traditions, lands and right of various hill communities. दोस्तों, एक बात बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। दुनिया के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स ज्योग्राफी की वजह से क्रिएट होते हैं। ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
अब देखेंगे कि ज्योग्राफी का यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट रोल है। मणिपुर दो अलग अलग सोशो पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल यूनिट से बना है, हिल्स और वैली। वैली में हम सब जानते हैं कि ट्रेड होता है, एग्रीकल्चर होता है, बिजनेस आता है, सब कुछ वैली में आता है। और अतराफ में होती हैं हिल्स। हिल्स में लैंड तो बहुत होता है, लेकिन ना इंडस्ट्री आ सकती है, ट्रांसपोर्टेशन टफ होता है, फैसिलिटीज भी कम होती है। हिल और ट्राइबल एरियाज को स्पेशल स्टेटस सारे इंडिया में मिला है और यही उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब का रिजर्वेशन भी ऐसे लोगों को दिया है जो कि ट्राइब्स की शक्ल में फार ऑफ एरियाज में, हिल्स में, इंडिया में बसते हैं। उनको ये स्पेशल स्टेटस उनके अपने कल्चर, लैंड और उनके अपनी सभ्यताओं को प्रिजर्वेशन के लिए दिया गया है। मणिपुर में हिल्स में कुकीज थे और वैली में मेइतेइस थे और यही कल्चरल डिफरेंसेस के साथ वो सदियों से रहते थे। वहाँ के राजा होते थे, राजा उनको उस हिसाब से गवर्न भी करते थे। कुछ स्पेशल स्टेटस था और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ स्पेशल छूट दी गई थी। नेचुरल एंड सोशल कल्चरल बाउंड्रीज को मेंटेन किया गया था, लेकिन ये सब टूटा ब्रिटिश के आने से। ब्रिटिश जब आए तो वो ये नहीं समझ पाए कि कल्चरल और एथनिक बाउंड्रीज क्या हैं और सारा के सारा बिगाड़ पैदा किया। द सेम स्टोरी हैपेंड विद द ब्रिटिश व्हेन दे वेंट इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसी तरह से कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज का एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है। वहाँ पर भी बहुत सारे और मेजर इश्यूज इसी वजह से हैं। ब्रिटिश जब वहाँ से गए तो उन्होंने कई कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन्स वहाँ पर छोड़े। हाल में हुआ सूडान का कॉन्फ्लिक्ट उसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। इसी तरह से मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट और इसी तरह से है नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स भी। ब्रिटिश ने जब इस एरिया से इंगेज किया, इसको कहा जाता था जू कंट्री। जू कंट्री में बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि अर्स्टवाइल चिन हिल्स जो कि आज चिन स्टेट है, लूशिया हिल्स जो कि आज मिजोरम है, नॉर्दर्न अराकन हिल्स जो कि आज नॉर्दर्न राखीने स्टेट है, चिटागोंग हिल ट्रैक्स, नॉर्दर्न चिन हिल्स जो कि आज साउथ मणिपुर हिल्स हैं। ये सारे के सारे इनिशियली एक ही जू प्रोविंस बनाते थे। यहाँ पर ब्रिटिश बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम मिलिट्री एक्सपेडिशंस इन मणिपुर स्टार्टेड और ब्रिटिश ने ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। 3 एक्सपेडिशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि लूशिया हिल्स एक्सपेडिशन ऑफ 1871 to 1872, चिन हिल्स एक्सपेडिशन 1888 to 1889 और लास्टली द चिन लूशिया हिल्स एक्सपेडिशन of 1889 to 1890. These expeditions formally tri-fractured the contiguous zoo country into different administrative spheres. और इसी continued necessity के चलते separate administrative post और कुछ independent administration इन hilly areas को दिया जाता रहा। जब मणिपुर की कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी तो उसने 2 पार्ट में उसके कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम बनाई। पहला था द मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1947 और दूसरा मणिपुर स्टेट हिल्स पीपल एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन ऑफ 1947। हाउएवर ये सारा एग्रीमेंट कंटिन्यू नहीं हो सका बिकॉज मणिपुर एक्सीडेड टू द यूनियन ऑफ इंडिया और यहाँ पर मणिपुर को पार्ट सी स्टेट का दर्जा दिया गया एंड द मणिपुर स्टेट हिल पीपल एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन 1947 वो इवेंचुअली रिप्लेस कर दिया गया बाय द मणिपुर विलेज अथॉरिटी इन हिल्स एरिया एक्ट 1956 के जरिए। मणिपुर बिकेम अ फुल फ्लेज यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी से निकलकर मणिपुर को स्टेटहुड मिली इन जनवरी 1971, लेड टू द करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हिल्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली हिल्स एरिया कमेटी ऑर्डर 1972 पास किया, फॉलोइंग विच द हिल्स एरिया कमेटी वॉज फॉर्म। इससे एक बात हिस्टोरिकली हमारे सामने बहुत क्लियर आती है, हिल्स अपनी अलग आइडेंटिटी रखते हैं, वैली अपनी अलग आइडेंटिटी रखती है। इनके लिए लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है और लैंड गवर्न होती है कुछ लॉज से, कुछ प्रोविजन से, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब आइए देखते हैं कि वो कौन से सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स है जिन्होंने वायलेंस को स्पार्क किया। पहला रीजन था द फॉरेस्ट इंक्रोचमेंट के रिमूवल एंड जनवरी और फरवरी 2023 में मणिपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अनऑथराइज्ड सेटलमेंट्स को हटा दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन हुआ जब मणिपुर हाई कोर्ट ने सजेस्ट किया कि मेती कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। यही टेंशंस का सबसे बड़ा रीजन है। इसके बाद जो स्पार्क हुआ उसकी वजह थी मणिपुर हाई कोर्ट ऑर्डर डेमोलिशन ऑफ 3 चर्चेस। हाई कोर्ट का सजेशन और 3 चर्चेस को डिमोलिश करना
यही रिजल्ट बना वायलेंस का। और उसके पीछे की वजह भी बहुत साफ है। मैती कम्युनिटी को अगर एसटी स्टेटस दे दिया जाए तो उनको अब ये राइट रहेगा कि वो हिली एरियाज में ज़मीन को खरीद सकते हैं, वहाँ उनके राइट्स हो जाएंगे, जिससे कुकी कम्युनिटीज थ्रेटन्ड है। कुकी का ये एक स्पेशल स्टेटस है। मैतीज का ये मानना है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कुकी कम्युनिटी का कंटिन्यूस माइग्रेशन मणिपुर में चल रहा है। हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जब म्यांमार को जीता, नॉर्थ ईस्ट को जीता, मणिपुर को जीता, तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए उसने इंडिया से भी लोग लिए, मणिपुर से भी लोग लिए, कुकीज़ को म्यांमार में बसाया, म्यांमार के कुकीज़ को मणिपुर में बसाया, और ये सारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई। और ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो काम कर रही है वो है ट्राइबल आइडेंटिटी। ट्राइबल आइडेंटिटी के अलावा हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि मणिपुर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक जियोपॉलिटिकल लोकेशन है। While this conflict is an internal matter for us, लेकिन जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस इसके बहुत ज़्यादा हैं। नॉर्थ ईस्ट की बॉर्डर्स अलग अलग कंट्रीज से लगी हुई है, म्यांमार, चाइना, बांग्लादेश, और इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है चाइना। इसीलिए यहाँ पीस का मेंटेन होना और स्टेबिलिटी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर चाइना फैक्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड चाइना इज ऑलवेज लुकिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सपांशन। हाल ही में इंडिया की वुशु टीम के 3 प्लेयर्स को चाइना ने स्टेपल्ड वीज़ा इशू किया। स्टेपल्ड वीज़ा वो होता है जहां एक कंट्री वीज़ा इशू करती है एक स्पेसिफिक एरिया के लिए, जहां वो क्लेम करती है कि वो एरिया उसका पार्ट है, बट इट लैक्स कंट्रोल ओवर इट। चाइना's क्लेम ऑन इंडियाज अरुणाचल प्रदेश इज अ क्लासिक एग्जाम्पल। और इन 3 प्लेयर्स को चाइना ने इसी तरह का स्टेपल्ड वीज़ा इशू किया। इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कॉल ऑफ दिस ट्रिप। सिचुएशन और भी ख़राब हुई जब ये रिपोर्ट्स आने लगी कि मणिपुर के अंदर चर्चेस को बर्न किया जा रहा है। ये हम बताते चलें कि मेती कम्युनिटी जो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी है, इट्स अ हिंदू कम्युनिटी, एंड कुकी कम्युनिटी विच इज़ अ माइनॉरिटी कम्युनिटी विच लिव्स इन द हिल्स इज़ प्राइमरली अ क्रिश्चियन कम्युनिटी। चर्चेस को बर्न करने की वजह से बीजेपी के जो मिजोरम के वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। अब हमको इस मणिपुर की जो स्टेट है वहाँ पर जो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी है वो ट्रमेंडस है। लोग जिन तकलीफ़ों से गए हैं वो ट्रमेंडस है। वायलेंस दोनों तरफ है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों तरफ है, लेकिन वहाँ की आइडेंटिटीज़ बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं और वहाँ का कल्चर बहुत ही सेंसिटिव। इन सेंसिटिविटीज़ को देखते हुए फर्दर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। The journey towards peace in Manipur will always be difficult. It will be marked by scars of sorrow and loss. Wounds will run deep. Families are torn apart. और उसकी वजह से उनकी लाइफ शैटर हुई है। अब आगे देखना ये है कि मणिपुर के लिए क्या सोल्यूशन निकलता है। सोल्यूशन आसान नहीं होगा, लेकिन सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटे से ज्योग्राफी में एक कॉम्प्लेक्स कल्चर, कॉम्प्लेक्स ट्राइब्स और कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज़ बसती हैं। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। इफ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and press the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.